हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसको संशोधित क्यों कहा गया है, इसको रिवाइज क्यों कहा गया है। और 1986 का तो हमने पढ़ा था, तो इन 1992 कहाँ से आ गया। तो एक कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि 1986 की पॉलिसी में जो उसका 11th पार्ट था, उसमें कहा गया था कि इस पॉलिसी का हर 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर इसका रिव्यू करना है। रिव्यू करके पता लगाया जाना है कि इस पॉलिसी में जो बातें कही गई कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई, क्या चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कहाँ पे मॉडिफिकेशन की, सुधार की ज़रूरत है। तो इन उद्देश्यों के लिए इस पॉलिसी का हर 5 साल के बाद रिव्यू करना था। तो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 1990 में आचार्य राममूर्ति के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, जिसको राममूर्ति कमेटी कहते हैं। और इसका काम क्या था कि इसका काम था कि 1986 की पॉलिसी का जो था उसका रिव्यू करना है, और उसमें जो भी जरूरी जो भी उसमें मॉडिफिकेशन हो उसके संबंध में अपनी रिकमेंडेशन, सिफारिशें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपनी है। तो इस कमेटी ने 1991 को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। और उसके बाद उसके 1 साल बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने फिर से 1992 में जो उस टाइम के जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे एन जनार्दन रेड्डी, उनके चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बना दी सेम इसी काम के लिए, 1986 की पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। 1992 में जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, तो उसको एन जनार्दन रेड्डी या उसको रेड्डी कमेटी भी कहा जाता है। तो इसका भी काम सेम था। और इस कमेटी ने फिर अपनी जो रिपोर्ट थी 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। अब इन दोनों कमेटी, राममूर्ति कमेटी और रेड्डी कमेटी, इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी, तो इनकी रिकमेंडेशन, इनके सजेशन के आधार पर ही भारत सरकार ने एनपी 1986 में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्लान ऑफ एक्शन 1992। क्योंकि पॉलिसी तो 1986 की थी, और इसका जो इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें जो चेंजेस थोड़े बहुत किए गए, वो 1992 में किए गए। तो इसलिए इसको ब्रैकेट में प्लान ऑफ एक्शन 1992 भी हम इसको कहते हैं। तो पूरा चेंज नहीं किया गया, कुछ पार्ट्स में सिर्फ चेंज किया गया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 1992 में, 1986 की पॉलिसी का जब रिव्यू किया गया, तो उसमें जो भी चेंजेस किए गए, तो जैसे 1986 की पॉलिसी में टोटल उसके 12 पार्ट्स थे। तो सभी पार्ट्स में चेंज नहीं किए गए, कुछ पार्ट्स में ही चेंज किए गए। बाकी के जो पार्ट्स थे उनका टाइटल सेम था, चीज़ें उसमें सेम थी, तो कुछ ही चेंजेस किए गए। तो इसलिए इसको रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-1992 का नाम दिया जाता है। तो अब हम इस पॉलिसी के बारे में, जो रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए। तो इसमें सबसे पहली चीज की गई कि सेम, कि बताया गया कि 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था, ये पूरे देश में इस स्ट्रक्चर को अपनाया जा चुका है। उसके बाद मोर एम्फेसिस गिवन ऑन ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन, कि जैसे हमने बात की थी कि सभी को शिक्षा पहुंचाने के लिए, सभी तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, कि एक ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन चलाने की जरूरत है। कि अब ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन, इसमें दो तरह की हम बात करते हैं। एक तो जो बच्चे हैं, कि 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेशन देना। और प्लस जो इसमें अडल्ट को भी ऐड किया गया, कि जो वयस्क हैं, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको भी एजुकेट करना। तो इसलिए इस एक जो कार्यक्रम ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन, कि जिसमें समाज के सभी लोगों को एजुकेट करना है, बच्चों को भी,
उनके तो राइट्स हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने बचपन में एजुकेशन नहीं ली, जो अडल्ट हैं 15 ईयर से ज़्यादा हैं, उनको भी एजुकेट करना, तो इस तरह का कैंपेन चलाया जाए कि सभी को, इसलिए इसको समग्र साक्षरता अभियान या ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन भी कहा गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया। फिर नेशनल लिटरेसी मिशन टू बी लिंक्ड विथ पॉवर्टी प्रिवेंशन, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गरीबी निवारण से जोड़ा जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाएगा तो एजुकेट करने के बाद लोग अवेयर होंगे, उनका स्किल डेवलप होगा, और अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको गरीबी निवारण से जोड़ा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, ताकि वो अपने जो वर्तमान जो स्तर है भविष्य में उससे आगे बढ़ सकें। इसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विल बी स्ट्रेंथन, कि राष्ट्रीय महत्व की शैक्षिक संस्थाओं को और मजबूत करना, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। तो इस तरह की जो राष्ट्र महत्व की संस्थाएं हैं, इनको और मजबूत करना, ताकि टीचर एजुकेशन को और अच्छा बनाया जा सके, यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छा तालमेल बनाया जा सके, और जो टेक्निकल जो हम इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल हैं, तो इन जो एजुकेशन उसमें क्वालिटी लाई जा सके और उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो इसलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, की व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम पर भी काफ़ी जोर दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन के वोकेशनलाइजेशन की बात की गई, ताकि जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है, या आगे अपने आर्थिक कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई को भविष्य में जारी नहीं रख सकते, तो वो बच्चे के लिए एक अवसर है कि वो इस तरह के वोकेशनल कोर्स कर कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम शुड बी एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी लेवल, की जैसे हमने ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम की बात की थी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। तो उस समय बात की गई थी 1986 में कि कम से कम जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 2 क्लासरूम होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए, और जो स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टेशनरी है, वो भी स्कूल को मिलना चाहिए। तो अब इस ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम को पहले प्राइमरी लेवल तक का था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके अपर प्राइमरी लेवल तक, मतलब 8 क्लास तक इसको बढ़ाने की बात की गई। और इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि जो रूम है, अब हर स्कूल में जो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है, कम से कम 3 क्लासरूम होने चाहिए, टीचर्स भी 3 टीचर्स होने चाहिए। और इसके अलावा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूल की, चार्ट पेपर है, टीचिंग मटेरियल है, तो इस तरह ब्लैक बोर्ड है, तो इस तरह की जो बेसिक नीड है वो भी स्कूल की पूरी करनी चाहिए। तो ये चीज़ हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी एक्सटेंड किया गया। फिर अब इस एजुकेशन पॉलिसी, इन दिस पॉलिसी इट वाज सेड दैट बाय 1995 10% of the total students are getting secondary education, and by 2000 25% of the student should get vocational education, की 1995 तक जो बच्चे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं उनमें से कम 10% बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, और 2000 तक इसका जो परसेंटेज है बढ़ के 25 हो जाना चाहिए, कि 25% बच्चों को कम से कम वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। उसके बाद नवोदय विद्यालय शुड बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री एज पे सेटिंग स्कूल्स, की जैसे हमने 1986 में पे सेटिंग स्कूल गति निर्धारक विद्यालयों की बात की थी, जो रूरल एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनके लिए इस तरह के विद्यालय खोले जाएं, कि ताकि वहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों को एक अवसर मिल सके आगे बढ़ने का। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल्स, जो पे सेटिंग स्कूल नवोदय विद्यालयों की हमने बात की, कि एक ऐसे स्कूल हैं जो बोर्डिंग स्कूल हैं, जहाँ पर 6 से लेकर 12 तक बच्चों का रहना खाना पीना सब बिल्कुल फ्री होता है। तो बच्चा अपनी जो ये एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी उसको पूरा कर सके। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को निखारने के लिए
लिए इस तरह के पे सेटिंग स्कूल बनाए गए और आगे चल के जिनका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय दिया गया। तो इसमें कही गई कि जवाहर नवोदय विद्यालय ये पूरे देश भर में इसको खोले जाएं, इसको ओपन किए जाएं, ताकि देश भर में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अवसर मिल सके। अब फिर हम बात करते हैं कि इन दिस रिवाइज पॉलिसी इट वाज सेड दैट एन ऑटोनोमस कमीशन शुड बी अपॉइंटेड फॉर रैपिड प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट एंड गिविंग न्यू डायरेक्शन टू द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। कि इस संशोधित नीति में कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए तीव्रता से प्रगति सुधार और इसको एक नई दिशा देने के लिए एक स्वायत्त आयोग की नियुक्ति की जाए। और इन फ्यूचर प्राइमरी एजुकेशन में भविष्य में जो हम प्राइमरी स्कूल्स देखते हैं उसमें कम से कम 50% फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम 50% जो टीचर है वो फीमेल होनी चाहिए। प्लस कि हमारा जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और आगे चलकर इस पॉपुलेशन की वजह से देश में समस्या भी हो सकती है। तो इसीलिए एम्फेसिस ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज की प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की पर जोर दिए जाएं, ताकि जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं से जो बच्चे हैं अवेयर हो सकें, जो फ्यूचर के लिए अच्छा है। फिर एक और इसमें टारगेट रखा गया कि टू अचीव द गोल ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 2000 नेशनल मिशन विल बी स्टेबलाइज, कि 2000 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए। और आगे चल के जैसे आप सबने नाम सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी को सभी तक शिक्षा, इस तरह का अभियान चलाया गया। और शिक्षा को एक आर्टिकल 21 की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। तो सेकेंडरी एजुकेशन फॉर SC ST वीकर क्लास एंड गर्ल्स, की जो ST SC जो है वीकर क्लास हैं, जो गर्ल्स हैं, कि इस तरह की प्रोग्राम चलाए जाएं कि सेकेंडरी एजुकेशन में इनको इनका जो एनरोलमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, और इनको आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉमर्स साइंस इस तरह के हायर एजुकेशन में इनको एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोत्साहित किया जा सके। तो सेकेंडरी एजुकेशन फॉर SC ST एंड वीकर क्लासेस एंड गर्ल्स, की सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, इनकी एनरोलमेंट बढ़ाना। फिर नेशनल इवेल्युएशन एसोसिएशन फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, की परीक्षा में सुधार के लिए उस टाइम समय की जो परीक्षा प्रणाली है तो उसमें सुधार के लिए एक नेशनल इवेल्युएशन एसोसिएशन होना चाहिए, जो इस तरह परीक्षा जो है उसमें रिफॉर्म के लिए इसका काम होगा, कि जो परीक्षा में है उसमें रिफॉर्म करना, उसमें सुधार करना। तो इसलिए एक मूल्यांकन संघ की स्थापना की जाए। इसके अलावा एग्जामिनेशन रिफॉर्म शुड बी ड्राफ्ट फॉर द गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, कि उच्च जो एग्जामिनेशन जो एक संघ है बनाया जाए, और आगे चल के परीक्षा संस्थानों के दिशा निर्देशों के लिए परीक्षा सुधार का मसौदा तैयार किया जाए, कि किस तरह से जो एग्जामिनेशन है उसमें और ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है। जैसे 1986 की पॉलिसी में ही कहा गया था कि जो ग्रेडिंग स्टार्ट की जाए, मार्क्स को ख़त्म किया जाए, और सेमेस्टर सिस्टम को लाया जाए, और कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पर फोकस किया जाए। और इसमें ये चीज़ कही गई थी कि जो नेशनल इनकम है उसका कम से कम 6% जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि 1986 की पॉलिसी आई, और उसको जब 5 साल बाद उसका फिर से रिव्यू किया गया, तो 1992 में इसको रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 हम कहते हैं। और 86 इसके साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि 86 की पॉलिसी का रिवाइज किया गया था, और इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, बाकी सारे जो चीज़ें थी वो 1986 की पॉलिसी की थी। तो इसलिए इसको रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-1992 के नाम से भी जाना जाता है, कि उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किए गए वो 1992 में किए गए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।